इंशाल्लाह हमें कमिंग 90 to 120 डेज में इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला। तो मैं कहता हूँ कि यार अगर मुझे खान साहब ने टिकट नहीं दिया तो मैं नहीं लड़ूंगा, दिया तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। बुल्ला सर के पास टिकट होगा तो ये PP-84 आराम से इलेक्शन जीतेगा। छोड़े इन जागीरदारों को जो मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं, उन्होंने क्या हमारा दर्द देखना है। दर्द तो ना क्या जम के गुरबत रिठी नहीं हो, गुरबत बारे के जाने कि जंग इतनी बड़ी लड़ है। जब आपने कोई जंग जीतनी होती है फिर आप लड़ाइयों में नहीं करते, आप लड़ाई में पड़ जाएंगे फिर जंग कभी जीत नहीं सकते। आप में कोई MNA बन चुका है, कोई MPA बन चुका है, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि रोज़े क़यामत आप लोगों का हिसाब है। उन लोगों को दिली तौर पे गद्दार समझता हूँ, थल का गद्दार मैं कला सोच समझ कर रहा हूँ, गद्दार समझता हूँ थल का। मैं तो वो मजलूम आदमी हूँ जिसको 2 दफ़ा टिकट दे के वापस ले लिया गया। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थल ऑनलाइन न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेद मारम घल्लू। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान हाउस आदिकोट में साबिक चेयरमैन टास्क फोर्स ब्रांच जेम्स एंड ज्वेलरी मलिक गुल असगर ख़ान बगूर की रिहाइशगाह पर। उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा जो उनके इलाकाई उनके आबाई हलकों की सूरत हाल है, आवाम क्या चाहती है और उनका आने वाले दिनों में क्या इरादा है, और मौजूदा जो हुकूमत नई हुकूमत आई उसके ख़िलाफ़ उनकी क्या हिकमत अमली होगी और उनकी पार्टी की क्या हिकमत अमली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप पाकिस्तान हाउस पर तशरीफ़ लाए जी। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि गुज़िश्ता दिनों गुज़िश्ता महीने जो हुकूमत चेंज हुई है तो उसके ख़िलाफ़ आपकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि आप मरकज़ी रहनुमा में शुमार होते हैं, तो आगे आपकी पार्टी क्या हिकमत अमली ला रही है? हमारी हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है। ये जो चोर और चक्कों की क्राइम मिनिस्टर की हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, जो पूरी आवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, उसको जितने जल्दी हो सके इस पाकिस्तान की गरीब आवाम को जो खून चूस रहे हैं उसको हटा के नया इलेक्शन करवाया जाए। तो इलेक्शन की स्ट्रेटजी हमारी, और इंशाल्लाह हमें कमिंग 90 to 120 डेज़ में इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला। और इस पे आप देखेंगे जो अभी जज्बात हैं लोगों के, इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं है। आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अवामी शिकायत भी रही है, और जो अभी आने वाली हुकूमत जो नई हुकूमत आई उसने एक ट्रेंड चलाया हुआ था कि महंगाई है और आवाम पिस रही है। तो मौजूदा हुकूमत में महंगाई अभी तक बदस्तूर बाकी है, तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई पर दोनों हुकूमतों का कंट्रोल नहीं है या ये किसी माफिया ने जानबूझकर बनाई? नहीं, महंगाई एक इंटरनेशनल इशू इस टाइम चल रहा है, वो एक अलग बहस है। इस टाइम हमारा महंगाई से हट के अगर आप देखा जाए तो इस टाइम तो ग़ुलामी से आज़ादी की बातचीत चल रही है। इस टाइम तो लोगों को ये पता चला है कि 75 साल से हमारा मसला महंगाई का बना क्यों है। इसलिए बना है कि हम आज़ादी नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर आप पूरी दुनिया में डॉलर आपके पास होगा तो आप ऑयल परचेज़ कर सकते हैं। अब जब आप डॉलर मार्केट से लेते हैं तो डॉलर महंगा होता है, हर चीज़ डॉलर के साथ लिंक है, महंगाई बढ़ जाती है। ऑयल के साथ लिंक है, महंगाई बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ के लिए तो इमरान खान साहब रशिया गए थे। एक पेट्रो डॉलर का एक एग्रीमेंट है 60s का हुआ, उसका ख़त्मा हो जाता तो यकीन करें कि एक पूरा इंटायर चेंज आ जाता है इस मुल्क के अंदर, महंगाई कम हो जाती। ये नहीं चाहते, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि अमेरिका नहीं चाहते कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। तो अब लोगों को, अब एक गांव के आदमी को भी पता चल चुका है कि ये महंगाई है, हमारे किसान के पास, मज़दूर के पास, रेडी वाले के जो इश्यूज़ हैं, ये तो हम आज़ाद ही नहीं हैं। आज़ाद कौमें आज़ाद फ़ैसला करते हैं। हमसे बांग्लादेश 25 साल पहले 71 में जो आज़ाद हुआ, 30-40 साल पहले, उसकी एक्सपोर्ट और हमारी पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, $40 बिलियन उनकी एक्सपोर्ट, हमारी अभी $25 बिलियन के। इसका मतलब है कि हमारी पॉलिसी आज़ाद नहीं है। तो जब तक फ़ॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं होगी आप आज़ाद नहीं होंगे। तो ये 1947 की एक आज़ादी थी, ये आज़ादी अब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो कौन आएगा? आप कोई सियासी लॉट में मुझे बताएं कोई ऐसा बंदा है क्या? वो शहबाज शरीफ, वो मकसूद पटवारी, वो हमजा शहबाज, वो मरीम नवाज़, जो लोग नस्ल दर नस्ल जो लोगों को हाथ ऐसे करके मिलाते हैं, वो करेंगे? इमरान खान का 50 साल का कैरियर गवाह है, कोई फाइनेंशियल करप्शन उसके ऊपर नहीं है। कम्पिटेंसी का लेवल ये है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, कैबल कॉलेज से पढ़ा हुआ है। कौन इतना कम्पिटेंट है जो ऑक्सफोर्ड से, जिसने पॉलिटिक्स और फाइनेंस की डिग्री ली हुई है? ये सब ड्रामे चल रहे थे। महंगाई का इशू जब कोविड आया, 2 साल तो कोविड में गवर्नमेंट रही, तो इन कोविड की गवर्नमेंट में पूरी दुनिया में और पाकिस्तान 3rd नंबर पे आया कि जिसने कोविड का मुकाबला किया। तो ये जो महंगाई का इशू था, जो आपका सवाल है, ये इंटरनेशनल था और हम फिर उसकी काउंटर करने में 3रे नंबर पे थे। अभी गवर्नमेंट आई है, ना बिजली है, ना पानी है, ना रोज़गार है। इन्होंने क्या कर लिया आके? सबको पता है।
कि फ़ॉरेन फंडिंग पे ये गवर्नमेंट गई है, और जो हाल अब लोगों का हो रहा है आप देखेंगे, जब खान ने कॉल दी हुई है आप देखेंगे कि क्या इमोशंस हैं लोगों के दिलों में आग लगी हुई है। ये रोड्स पे आएंगे, ये दिखा देंगे कि हम के ग़ुलाम कौम नहीं है। अच्छा, आप आते हैं आपकी इलाकाई सियासत की तरफ। गुज़िश्ता ज़िमनी इलेक्शन जो कि 2021 में हुआ था, उसमें आपको PP 84 की टिकट मिली थी, और गुज़िश्ता जो इंतखाबात होते रहे उनमें आपको टिकट नहीं मिली। तो आने वाले इलेक्शन में आपके जो अपनी ही पार्टी के मद्दे मुकाबले समझे जाते हैं, अगर उनको टिकट मिल जाती है या आपको टिकट मिल जाती है, तो हम आपसे पूछेंगे कि PP 84, PP 83 और आपका जो कौमी असम्बली का हल्का है, उनमें से अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो आपकी क्या चॉइस होगी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं तो वो मजलूम आदमी हूँ जिसको 2 दफ़ा टिकट दे के वापस ले लिया गया। किसी आज तक नेशनल पार्टी में ये नहीं हुआ कि आपको एक टिकट मिले, आप कंपेन कर बैठे हों और फिर आपसे वापस ले जाए। फिर दूसरे इलेक्शन में आप फिर ये रिपीट हो कि आपको टिकट मिला हो, आप बॉर्डर पे खड़े और आपसे असला ही वापस ले लिया जाए। तो वो तो मेरे और मेरे पूरे ग्रुप और बरदरी के साथ ज़्यादती हुई। लेकिन चूँकि मुझे खान साहब से मोहब्बत इतनी है, प्यार इतना है, तो मैं बरदरी की बातें छोड़ के फिर भी खान साहब के साथ अटैच रहता हूँ। मेरा ये हिस्ट्री है कि 13 में सारे लोगों ने, क्योंकि उस 2013 में PMLN की गवर्नमेंट आ रही थी, तो सारे जो इलेक्टेबल्स थे वो छोड़ के चले गए थे, सिवाय मेरे पास 2 टिकट थे और मैंने इलेक्शन लड़ा और मैंने 37,000 वोट लिए। PP 84 का भी था, NA 94 का भी था। फिर जब लोगों ने ये देखा कि यार यहाँ पे तो काफ़ी वोट है, फिर वो वापस आए। 18 में फिर मुझे पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन इलेक्टेबल्स बहुत सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा ये टिकट जो है वापस होना चाहिए, फिर टिकट वापस हो गया। 21 में फिर टिकट मिला और पूरे बोर्ड और रिपोर्ट्स और हल्के की रिपोर्ट्स और सब पे मिला कि अगर गुल्ला सर के पास टिकट होगा तो ये PP 84 आराम से इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वही हुआ, फिर एपिसोड रिपीट हुई और वो इलेक्शन हार गया। हार नहीं था क्योंकि रिपोर्ट्स चीज़ यही थी कि अगर मेरे अपोनेंट्स को दिया। अब आ जाते हैं ये इलेक्शन। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन 2023 में नहीं, मुझे तो ये 90 दिन में होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये इलेक्शन इंशाल्लाह होता है और होगा तो मेरा इसके ऊपर बड़े क्लियर स्ट्रेटजी है। इस टाइम जो खान साहब इतना बड़ा एक लेके चल रहे हैं पूरा इंटरनेशनल, जिस इमरान खान ने पूरी दुनिया को आंखें दिखाई, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इस्लाम फोबिया पे करारदाद मंजूर करवाई, जो अमेरिका की ग़ुलामी करने के लिए तैयार नहीं, इतने बड़े एजेंडे के ऊपर मेरे लिए अब इस टाइम खान का फ़ैसला जो भी होगा, मुझे वो PP 84 से समझते हैं बेहतर है, NA 94 समझते हैं, PP 83 थे। मैं इंशाल्लाह जिस हल्के से भी टिकट देंगे, पिछली दफ़ा मेरी ज़िद थी, उन्होंने टिकट दिया, मैंने नहीं लिया 83 से, तो मैं इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा कॉन्टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ जिस सीट से भी मिला। आपको इमरान खान साहब ने एक अहम जिम्मेदारी सौंपी थी, चेयरमैन टास्क फोर्स बराए जेम्स एंड ज्वेलरी। तो हल्के के अवाम भी जानना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन को भी बताइए कि उस हवाले से आपने क्या रिफॉर्म्स की। देखिए, आपके समझने के लिए मेरा था चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स, वो एक नेशनल लेवल की ज़िम्मेदारी थी। पूरी दुनिया में इंडिया ने उसके ऊपर इस सेक्टर के अंदर गोल्ड और जेमस्टोन के अंदर एक नई मिनिस्ट्री समझने बनानी थी, एक नई अथॉरिटी बनानी थी। इंडिया ने ये 1960s में बना ली थी, श्रीलंका ने 1990s में बना ली थी, इवन बांग्लादेश में 2018 में बन गई। हमारी पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट $25 अरब है, लेकिन सिर्फ जिमस्टोन की जो एक्सपोर्ट इंडिया की है वो $40 अरब, लेकिन उनके पास जिमस्टोन नहीं है, वो हमारा जिमस्टोन जाता है। इसका मतलब हमारा जिमस्टोन स्मगल हो जाता है, $40 अरब नहीं डॉलर। इसके ऊपर मुझे इम्पोर्टेंट टास्क था। मैंने इसके ऊपर एक अथॉरिटी बनाई, कानून साजी की। पूरे पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हुआ कि कोई इसके ऊपर अथॉरिटी का, फिर भरी कैबिनेट में 35 मिनिस्टर बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे थे, मेरे लिए क्लैपिंग करवाई गई जब मैंने ये अथॉरिटी मंजूर करवाई कैबिनेट से। तो अब ये फाइनल स्टेज पे थी पार्लियामेंट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जो है वो हमारी जिस तरीके से ज़बरदस्ती मैं समझता हूँ कि अमेरिकन ने और इन हमारे लोकल चोरों ने मिलकर किया हमारे साथ, तो ये बिल्कुल फाइन। तो उस नेशनल लेवल पे तो मेरी सर्विस का पूरे कैबिनेट को, इमरान खान साहब को, सबको पता है। किसी भी फेडरल मिनिस्टर से आप पूछेंगे गुल असगर ने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, तो मैंने डिलीवर किया है। अब हल्के पे आ जाते हैं। देखिए, हल्के का मामला ये है कि मैं नूरपुर के लिए, सुई गैस नहीं है नूरपुर में, यहाँ कैदाबाद में है, दूसरा हल्का है वो, तो मैं इसके लिए गया। उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में उमर अयूब थे, तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्टेड मेंबर को हम देंगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इलेक्टेड होना आपके लिए ज़रूरी होता है, तो मैं इलेक्टेड नहीं था। मेरा जो एजेंडा इम्प्लीमेंट अभी तक हो नहीं सका या हुआ नहीं, क्योंकि जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, मैं कभी इलेक्टेड तो मेरे मौका अल्लाह ने नहीं दिया। जैसे मौका मिलेगा तो मैं तो पूरी कैलकुलेशन के साथ आया। मैं आपको वीडियो क्लिप्स दूंगा, वो आपने चलाने हैं। 12 साल पहले जब मैंने यहाँ पे इसी जगह पे खड़े होके
चेंज खुशाब का एक पूरा एजेंडा दिया था, तो वो उसमें सब कुछ है, उसको मैंने 5 हिस्सों में तकसीम किया था। रोज़गार, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये नौजवानों और औरतों के लिए जो हमारा पूरा प्लान था। मिसाल के तौर पे रोज़गार के ऊपर मैं थल के बारे में समझता हूँ, और आप थल न्यूज़ को रिप्रेजेंट भी करते हैं। आपको ये सुन के खुशी होगी कि इस टाइम थल दुनिया का वाहिद सहरा है जिसका पानी 25, 30, 40 फुट के ऊपर मीठे पानी का रिजर्वायर। फिर आपको ये सुन के खुशी होगी कि पूरे पाकिस्तान का मीठे पानी के जो रिजर्वायर है वो इस थल में है। इस टाइम लोगों को पता नहीं है कि हमारी थल की ज़मीन की जो कीमत है ये 10 गुना ज़्यादा है। अगर ये 2-4 लाख का है, मैं समझता हूँ ये 40 लाख का एकड़ भी सस्ता है। उसकी वजह बताता हूँ। आप इसमें हमने ये कहा हुआ है कि जब हमें इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो हम थल के किसानों को सोलर ट्यूबवेल देंगे। और ये मैंने 12 साल जब पहले सोलर का किसी को पता भी नहीं था। 25 साल के लिए पानी फ्री हो जाएगा। तो मेजर खर्चा तो डीजल का है ट्यूबवेल के ऊपर। तो जब पानी फ्री हो जाएगा तो जिसकी 10 एकड़ से 30 गंदम की बोरी आती है वो 300 आएगी, जब 60 आएगी, मतलब 10, 15, 20 की एवरेज चली जाएगी पर एकड़। इससे क्या होगा? किसान खुशहाल होगा। किसान खुशहाल होगा तो बच्चे पढ़ाएंगे। इसी तरह ऑर्गेनिक फूड का बड़ा कॉन्सेप्ट है इस टाइम दुनिया में। जहाँ जहाँ पैसा आया है, लोग पैसे के बाद जब आते हैं तो अपनी सेहत पे फोकस करते हैं। तो सेहत के लिए ऑर्गेनिक फूड, ये वाहिद चना हमारी फसल है जो ऑर्गेनिक फूड है। ये नेचुरल ऑर्गेनिक फूड है। चाइना में कोई बात पैसा है, वेस्ट में पैसा है, तो वो ऑर्गेनिक फूड। तो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया थल ऑर्गेनिक फूड पार्क का कि आप इसको ऑर्गेनिक फूड पार्क बना दें। फिर हमने इसको कॉन्सेप्ट दिया थल के लिए कि हम पूरे पंजाब को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। थल सोलर पार्क जैसे भावलपुर में लगा, तो थल जो जो हमारी रखें पड़ी हैं, आप रखों को समझते हैं, कम से कम जो बैरन लैंड पड़ी है, जो गवर्नमेंट की लैंड पड़ी है, तो हम तो पूरे पाकिस्तान को बिजली सप्लाई, अगर पाकिस्तान नहीं तो कम से कम पंजाब को हम पूरे को बिजली सप्लाई करने की पोजीशन में है। आपके सामने बिजली की क्या हालत है इस मुल्क के अंदर। इसी तरीके से हमने रोज़गार के सिलसिले में, और जब मुझे मौका मिला एज ए चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स, हमने एक उसका मेरा नाम रखा था मिनरल इकनॉमिक कॉरिडोर। हमारे खुशाब में यहाँ पे 40,000 मुलाजमतों के लिए मैंने एक पूरा मास्टर प्लान दिया था। उसमें सादे से आपको ज़माने बता देता हूँ कि यहाँ पे लिल्ला इंटरचेंज से हमने कोट बेलियाँ, ये M2 कहते हैं, उधर M14 है जो DI खान मोटरवे, ये मिलना था पहाड़ी के साथ साथ। और ये मिनरल से भरी हुई पहाड़ी है। मिसाल के तौर पे लाइमस्टोन, सीमेंट लाइमस्टोन से बनता है। इंडिया के पास लाइमस्टोन नहीं, हमारे पास है। हमारा सीमेंट बाहर जाता है। तो 20 फैक्ट्रियाँ सीमेंट की लगने का मतलब ये था कि सिर्फ सीमेंट में 40,000 एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स को कहते हैं। इसी तरीके से वहाँ सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, क्योंकि हमारे पास सॉल्ट है। इसी तरह का हमारे पास सिलिका सैंड है, तो सिलिका सैंड के ऊपर इंडस्ट्री लगनी थी। तो ये ऑलरेडी मेरा, मैं आपको भेजूँगा, आपने साथ चलाना है कि इस पे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अप्रूवल करके फिजिबिलिटी का NHA को कह दिया था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनता तो ये इंडस्ट्री लगती। 9 सीमेंट फैक्ट्रियों को ऑलरेडी लाइसेंस इशू हो चुके हैं इस हमारी इस उसके ऊपर। फिर देखिए हमारा कितना बड़ा मियाँ वाली, खुशाब, बखर, इसके ऊपर ये जो थल का एरिया, इसकी कितनी बड़ी इकनॉमिक रिवाइवल होगी कि हमारे लोगों के पास तालीम इसलिए नहीं, रोज़गार नहीं है, बेचारा गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जिस घर में 4-5 मुलाजिम हो जाएंगे, उनके घर इनकम आना शुरू, तो वो भी बच्चों को पढ़ा लेंगे। ये तो हमारा रोज़गार पे था। फिर हमारा तालीम पे ये था कि हर UC के अंदर एक अच्छा दानिश पब्लिक स्कूल की तरह का स्कूल बनाएंगे हम, इंशाल्लाह ताला वहाँ पे कॉलेज बनाएंगे। एक कम से कम थल की जो एरियाज़ हैं, जैसे नूरपुर थल है, तो हम इसमें कम से कम एक यूनिवर्सिटी फ़ीमेल की और एक मेल्स की जो एक्सक्लूसिव एजुकेशन के लिए होगी। फिर हमने सेहत के ऊपर कहा था कि UC के BHU, RHU, आपके जो हॉस्पिटल एक अच्छी इंटरनेशनल लेवल का। और फिर हम देखेंगे अगर हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाके लोगों, अपने गरीब लोगों के लिए हाथ फैलाएंगे कि यार आप हमारे लिए ये करो, ये थल तो मर रहा है। थल का तो कोई परेशान हाल नहीं है, मैं समझता हूँ। और फिर थल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो रिवाइवल है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम क्योंकि अथॉरिटी मैंने खुद अभी बनाई है, अथॉरिटी के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, तो वो अपने रेवेन्यू को खुद खर्च कर सकता है। तो एनी ये हमारे था। फिर इसी तरीके से हमारा जो औरतों के लिए, कि आप 52% आबादी को हमने औरतों पे कहाँ लगाया हुआ। बेचारी हमारी औरत जो थल का काम करती है, काम भी वही करती है, रगड़ा भी वही खाती है, और हमने आज तक उसको अपनी सोसाइटी का उस तरह एक ऐसा भी नहीं बनने दिया। तो हम उसको काबिल फ़ख्र हिस्सा बनाना चाहते हैं सोसाइटी का। तो इसलिए हमारा जो मामला है वो ये है कि इसको हम औरतों के लिए घरों में मशीनें देंगे, सिलाई मशीनें देंगे, और स्टिचिंग के लिए करेंगे। तो इसी तरीके से देखें औरत ने। फिर नौजवानों के लिए हमारा था कि हम हर जगह के ऊपर रोड्स बनाएंगे, बनाएंगे, ग्राउंड्स बनाएंगे, ताकि नौजवान
अपना हिस्सा डाल सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो बड़ा सादा सा है। देखिए हमारा ये थल पे खुसूसन मैं आपको बताऊँगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी एक्सप्रेस वे मियाँ वाली टू सरगोदा, तो सरगोदा से आगे सालेम का मतलब ये है कि वो तो लिंक हो गया हमारा M2 के साथ। फिर हमने इस्लामाबाद जाना है इधर से। फिर था हमने कहा था कि मियाँ वाली से मुल्तान एक्सप्रेस वे MM रोड बन जाए ताकि हमारे थल का जो जे वाला मगरबी है ये वहाँ पे लिंक हो जाएगा। फिर हमारा ये था कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे चौक रोड तक एक एक्सप्रेस वे बन रहा है, चौक रोड से हम क्रास तक एक एक्सप्रेस वे दे देंगे, तो जिसने मुल्तान जाना है वो फिर मोटरवे के थ्रू एक्सप्रेस वे के ऊपर जा सकता है। इसी तरह हमने कैदाबाद से आदिकोट को अगर लिंक कर देते हैं तो फिर ये वाला भी एक्सप्रेस वे बन जाता है। ये बड़ा इसमें लंबी चौड़ी एक्सप्रेस वे बनाने की ज़रूरत है। टोटल 30-40 किलोमीटर ये है, 30-40 किलोमीटर ये है, तो इस पर बहुत सारा काम हो चुका है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा था। तो ये हमारा एजेंडा आज का नहीं है, हमने जब पॉलिटिक्स में स्टेप इन किया तो पूरी कैलकुलेशन के साथ है। गुज़िश्ता रोज़ आपकी एडवोकेट मलिक अमजद गुजर की रिहाइश का बरामद हुई, तो आपने क्या आइंदा इलेक्शन है उनके साथ मिलकर लड़ने का इरादा कर लिया है या वे भी आवाम जानना चाहती है? देखिए मैंने अभी रिसेंटली खान साहब के साथ मुलाकात भी हुई और मैंने जैसे आपको बताया कि वो जंग इतनी बड़ी लड़ रहे हैं। जब आपने कोई जंग जीतनी होती है तो फिर आप लड़ाइयों में नहीं पड़ते, आप लड़ाइयों में पड़ जाएंगे फिर जंग कभी जीत नहीं सकेंगे। तो बड़ी जंग लड़ने के लिए हम जा रहे हैं, तो हमने अपनी ये घर की छोटी छोटी लड़ाइयाँ ख़त्म कर दी हैं। ये जो कल जाने का मकसद था, आज कुछ अर्से पहले अगर आपने सोशल मीडिया देखा हो तो मैं पहला आदमी हूँ इन पॉलिटिशियंस में, इलेक्टेबल्स में, जिसका 44,000 का वोट बैंक ज़ाती है। उसने आके बाकायदा मैंने आके अनाउंसमेंट किया है कि यार मैं पहला बंदा हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अगर मुझे खान साहब ने टिकट नहीं दिया तो मैं नहीं लड़ूंगा, दिया तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, आप आएँ और मिल के हम लोग सबसे। तो कल की जो हमारी मीटिंग थी वो बेसिकली एक हम इन्वायरमेंट ऐसी बना रहे हैं, इस चीज़ पे अब हम कम से कम आगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब यहाँ पे इलेक्टेबल्स को यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा, चाहे वो अमजद रज़ा गुजर साहब हों, बाकी हमारे दोस्त हों, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ये इस स्टेज पे अब आ चुके हैं कि जिसको भी खान साहब ने टिकट दे दिया, दूसरा इंशाल्लाह उसमें मज़ामत भी नहीं करेगा और उसके बाद उसको सपोर्ट भी भरपूर करेगा। और इंशाल्लाह ताला वी आर इन द पोजीशन टू क्लीन स्वीप इन डिस्ट्रिक्ट खुशाब इंशाल्लाह जी। आखिर में आप थल के नौजवानों को, थल की आवाम को हमारे प्लेटफार्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैं खुसूसी तौर पे पैगाम देना चाहता हूँ थल के उन नौजवानों को या उन लोगों को जो पढ़ लिख के अच्छी पोस्टों पे पहुँच गए हैं, जो पढ़ लिख के अच्छे ओहदों पे पहुँच गए हैं। देखिए मैं उनके लिए एक पैगाम देना समझता हूँ। मैं उन लोगों को दिली तौर पे गद्दार समझता हूँ थल का, गद्दार मैं कल सोच समझ कर रहा हूँ, गद्दार समझता हूँ थल का, जो पढ़ लिख के कोई इस्लामाबाद में बस गया है, कोई लाहौर में बस गया है, कोई कनाडा चला गया है, कोई अमेरिका चला गया है, कोई इंग्लैंड बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है। उन ज़ालिमों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने बच्चों की थी? बच्चे तो एक जानवर भी पाल लेता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस थल की थी, आपको इस थल ने पैदा किया, सलाहियत दी, मकाम दिया, और अल्लाह ताला ने आपको ये इसलिए नहीं किया था कि आप अपने 4 बच्चों को या 2 बच्चों को पाल के तो आपका उधर जाके बस जाएं और आपसे पूछे कि आप कहाँ के रहने वाले, तो कभी कहें आप इस्लामाबाद के रहने वाला हूँ, कोई कहे जी मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। ज़ालिमों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है इस थल में। आज हमारे थल में रोटी नहीं है, गुर्बत का ये आलम है। हमारी फाइनेंशियल, हमारे तो जिसका एक मुरब्बा ज़मीन था वो एकड़ों में आ गई है, जिनकी एकड़ों की ज़मीन थी वो कनालों में आ गई है। टेक्निकल हमारे पास कोई स्कूल नहीं है, हमारी औरतें बेचारी पूरा दिन काम करती हैं, हमारा किसान पूरा उसके पास रोटी पूरी नहीं होती, कोई काम का यहाँ स्कूल नहीं है। आप इतने इतने बड़े इदारों में बैठे हुए हैं, इतनी इतनी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, आप में कोई MNA बन चुका है, कोई MPA बन चुका है। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि रोज़े क़यामत आप लोगों का हिसाब होना है, आपने हिसाब देने लोगों का। ये जो हमारे बच्चे मर रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ एक्सीडेंट हो जाए फैसलाबाद मुल्तान से पहले उसका इलाज करने वाला कोई नहीं है, कोई मोटरसाइकिल, तो वो तो मर्डर है। इसमें कल आपसे पूछा जाएगा कि आप नहीं अस्पताल के लिए कोई मूवमेंट चला सकते थे, आप नहीं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए मूवमेंट चला सकते, आप नहीं। मैं अपना कहूँ, अगर मेरे लिए तो दुनिया ओपन है। मैं आज या नेशनलिटी अप्लाई करूँ तो मुझे तो कनाडा, अमेरिका कहीं पर भी चले मिल जाएगी। मैं 80 मुल्क देख बैठा हूँ, सिर्फ इसलिए देखने गया हूँ कि क्यों पसंदगी और क्या चीज़ें। हमारा तो आने का मकसद ही यही है कि हम ये कहते हैं, क्योंकि मैंने तो खुद गुर्बत देखी है। मैंने तो ऐसा वक्त देखा है, हमारे पास फ़ीस के पैसे नहीं थे, मुझे यूनिवर्सिटी के क्लास में से उन्होंने पेपर में से उठा लिया कि तुम्हारी फ़ीस नहीं आई, पेपर में से उठा लिया कि तुम्हारी फ़ीस नहीं आई। हमारी टोटल 4 एकड़ ज़मीन बनानी थी, मतलब उस वक्त हम 13 बहन भाई पढ़ रहे थे। तो मैंने देखा है कि हम 13 बहन भाइयों की फ़ीस, कभी कोई हम गाय बेच रहे हैं, कभी माँ ने जेवर बेच दिया, कभी कोई। तो इस सूरत हाल में मुझे ये बताएं कि ये हमारे, ये मेरी कहानी नहीं है, ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ, हमारे थल के हर दूसरे बच्चे की ये कहानी है।
तो क्या हम लोग इस तरीके से गुलस कर बैठ के वहाँ पे, तो मैं काबिल माफ़ी हूँ? काबिल माफ़ी नहीं हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ हम इंशाल्लाह ताला आएँ इसमें। हमने चूँकि ये किसी दिन मैं आपको बताऊँगा कि इस गुर्बत से इसका सफ़र कैसे तय हुआ, कभी तफसीलन इस पर आप आएँगे तो मैं आपकी मोटिवेशन के लिए बताऊँगा। मैं नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी इंशाल्लाह ताला इमरान खान बन सकते हैं, आप भी मोहम्मद अली जिन्ना बन सकते हैं, आप भी बिल गेट्स बन सकते हैं, आप भी एलन मस्क बन सकते हैं, आप भी दुनिया के बेहतरीन बिजनेस में आपने जिस चीज़ का टैलेंट है ना, आप उस चीज़ के नंबर 1 बन सकते हैं। अगर आप में मीडिया का टैलेंट है तो आप भी हामिद मीर बन सकते हैं। आप में अगर फील्ड में आपके क्रिकेट का टैलेंट है, आप भी जावेद मियांदाद बन सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके साथ जुल्म हो रहा है। अपने हक़ के लिए खड़े हों, छोड़ें इन वडेरों को, छोड़ें इन जागीरदारों को जो मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं। उन्होंने क्या हमारा दर्द देखना है? दर्द तो अदना जम के गुरबत रिठी नहीं हो, गुरबत बारे के जाने कि हमारे तो बच्चों के पास रोटी नहीं है। तो ये मेरा पैगाम है नौजवानों को, अपने राइट के लिए उठें, अपने हक़ के लिए उठें और इस चीज़ को मत देखें। और जो खसूसन लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो थल से निकल गए हैं, उनको कहता हूँ कि खुदारा आप भी इसके लिए अपना हिस्सा डालें। इंशाल्लाह एक दिन थल वाकई पेरिस बनेगा। ये कोई मजाक की बात नहीं, ये मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, क्योंकि थल में मुझे पोटेंशियल जो नज़र आता है ये दुनिया में नहीं है। थल का टूरिज़म, दुबई के टूरिज़म में लोग जाते हैं लाखों, थल का टूरिज़म उससे बेहतर टूरिज़म है। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ टूरिज़म भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। एक ज़रा सब्र के वो कहते हैं तन्हाई के दिन थोड़े, ये टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये थल इंशाल्लाह ताला डेवलप होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए साबिक़ चेयरमैन टास्क फोर्स बराए जेम्स एंड ज्वेलरी मुलस्सिर खान बगूर साहब की। उनका यही कहना था कि थल की तरक्की के लिए हमेशा से कोशिश हैं और कोशिश रहेंगे। मज़ीद इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ देखने के लिए विज़िट कीजिए थल ऑनलाइन न्यूज़।